यार मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि राक्षस असल में दिखाई कैसे देते हैं। क्या आपने वो जो सपनों में देखे हुए हैं, जो आपके कमरे में रात के टाइम आकर आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे राक्षस होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या आधी रात को जो आपके पीछे पड़ जाएं वो राक्षस होते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में राक्षस दिखाई देते हैं बिल्कुल आपके और मेरे जैसे ही, कोई फर्क नहीं होता इनमें। और ऐसी ही एक राक्षस इस दुनिया में डॉक्टर के रूप में बनकर सामने आई थी। जी हाँ, बहुत पुराना ये केस है और मैंने बहुत कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश की है। आज के टाइम हम यही मानते हैं कि भगवान के हाथ में होता है कौन इस दुनिया में जिंदा रहेगा और कौन कब पैदा होगा। लेकिन एक टाइम वो था जब उस नर्स ने मान लिया था कि इस दुनिया में कौन सा बच्चा जिंदा रहेगा और कौन सा इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। ऐसे हाल हो चुके थे और सोचकर देखिए 60 से ज्यादा बच्चों की जान एक नर्स ने ली। क्यों ली, कैसे ली, सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी वार्निंग, ये केस कोई आम केस नहीं है जिन्हें मैं कवर करता आया हूँ। ये बहुत ही ज्यादा क्रूरता से भरा हुआ है। सो अगर आप मैच्योर ऑडियंस की श्रेणी में नहीं आते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मिलिए जिनीन नाम की इस महिला से। और जितने भी माँ बाप ने अपने बच्चों का इलाज इस नर्स से करवाया, इस नर्स से तो क्या कहूँ, हॉस्पिटल्स में करवाया, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में ही ये नर्स बनकर वहाँ काम कर रही थी। और अंत में आकर उन माँ बाप ने सच में जिनीन को एक सच्चा राक्षस बताया। क्यों बताया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जिनीन आखिर में थी कौन। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अमेरिका के टेक्सास में बने हुए सैन एंटोनियो शहर के अंदर, जो कि अमेरिका का 7वां सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। जी हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं उम्मीदों से कि वो अपना यहाँ अगर करियर वगैरह बनाएंगे, और आज भी ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। लेकिन इसी शहर में 13 जुलाई 1950 के दिन एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम जिनीन रखा गया। लेकिन बदकिस्मती से हमें आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि जिनीन की असली माँ थी कौन, क्योंकि जैसे ही जिनीन का जन्म हुआ था उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग गई थी। जिसके बाद एक नाइट क्लब के मालिकों ने, मतलब कि एक कपल था उसका मालिक नाइट क्लब का, तो उस कपल को पता चला कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एक बच्ची को उसकी माँ छोड़ गई है, तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों से उस बच्ची को गोद ले लिया। ये बात आज तक पता नहीं चल पाई कि जो नए माता पिता जिनीन को मिले थे उनके साथ जिनीन का रिश्ता कैसा था, मतलब कि अच्छा था, बुरा था। और ये बात भी नहीं पता चल पाई कि जब उसे ये खुद पता लगा होगा कि वो अडॉप्टेड है तब उसका रिएक्शन क्या था। लेकिन उसके जो एक्शंस होने वाले थे वो हमें बाद में पता चले। खैर, अपना हाई स्कूल पूरा करने के बाद जिनीन ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और खुद एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। और जून 1968 तक आते आते अपने ही स्कूल में बनाए हुए एक बॉयफ्रेंड से शादी कर ली जिसका नाम जेम्स डेलेनी जूनियर था। सन 1972 तक आते आते जिनीन को एक लड़का हुआ जिसका नाम रिचर्ड रखा गया। लेकिन इसके 2 साल बाद ही इन दोनों का रिश्ता खराब होने लगा और फाइनली अब इनका रिश्ता टूटने वाला था। और यहाँ उस बच्चे की कस्टडी जो थी वो उसके पिता जेम्स को मिल गई थी। लेकिन सन 1977 तक आते आते दोबारा जेम्स और जिनीन को ये लगा कि वो एक साथ रह सकते हैं, तलाक होने के बाद भी, तो क्यों ना वो एक साथ रहें। लेकिन अब की बार वो शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। सन 1977 में एक बार वो फिर से एक साथ हो गए और बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। और इस बिना नाम के रिश्ते के बाद भी इन दोनों की फिर से एक निशानी पैदा हुई और अब की बार एक बच्ची थी जिसका नाम हैदर रखा गया। लेकिन इस बच्चे के पैदा होते ही कुछ टाइम बाद जिनीन को ये लगने लगा कि वो अब इस ब्यूटिशियन वाले जो नौकरी है उससे थक चुकी है और अब वो उसे अपना काम बदलना चाहिए। जिसके बाद उसने एक और नया कोर्स किया और अब की बार कोर्स था वैकेशनल नर्स का। जी हाँ, वैकेशनल नर्स वो होती हैं जो थोड़े थोड़े टाइम तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देती हैं। आपने भी देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल गए हो, ऑब्वियसली गए ही होगे, तो वहाँ आपने देखा होगा जो नर्सेज होती हैं वो पार्ट टाइम उस हॉस्पिटल में काम कर रही होती हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी अब जिनीन करने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद, 3-4 महीने का आई थिंक वो कोर्स था, उस कोर्स को ख़त्म करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करना शुरू किया, तो पहले 8 महीने बाद ही उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने गुस्से की वजह से उस हॉस्पिटल में बहुत पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी और अंत में आकर उसने एक डॉक्टर के साथ भी पंगा ले लिया और डॉक्टर ने उसे लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये वाला हॉस्पिटल तो सिर्फ पहला हॉस्पिटल था उसकी लिस्ट में।
अब उसे हॉस्पिटल चेंज करने थे। और फाइनली 30 अक्टूबर 1978 के दिन जिनेन ने बक्सर काउंटी नाम के इस हॉस्पिटल के आईसीयू में नौकरी करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आईसीयू के अंदर अब इसकी नौकरी लग चुकी थी और ये अपना अब काम करने वाली थी। बक्सर काउंटी हॉस्पिटल उस टाइम पर वही था जिसे आज हम मेडिकल सेंटर ऑफ सैन एंटोनियो के नाम से भी जानते हैं। अब आईसीयू के अंदर उसे नौकरी करने को मिल गई थी वहां पर, और वो भी बच्चों के आईसीयू में। क्यों? क्योंकि उसका जो पिछला एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ का ही था और अब उसका यहाँ काम और आसान हो गया। लेकिन यहाँ कुछ ही टाइम बाद हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो दो पक्षों में बट गया। एक साइड वो थे जो जिनीन को बहुत पसंद करते थे, दूसरी साइड वो थे जो जिनीन से बहुत ज़्यादा जलते थे और उसके ऊपर खार खाते थे। जिनीन की ही एक खास दोस्त डेबी ने बताया कि जिनीन बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाली थी। वो तुरंत किसी को भी बता सकती थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, और उसने बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स की जान भी बचाई थी अपने तेज दिमाग की वजह से। लेकिन जो जलते थे उसे लोग वो वही थे जिन्हें जिनीन के ना हंसी आने वाले जोक्स के ऊपर भी मजबूरन हंसना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो आईसीयू में खड़ी रहकर तेज तेज पता नहीं अजीब अजीब से चुटकुले सुनाया करती थी, और ऑब्वियस सी बात है हर किसी को नहीं पसंद होगा कि वो धक्के से है करे, नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारे लोग थे जो जिनीन से इस बात से जलते थे कि, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, उस पर गुस्सा करते थे कि हमें ये लड़की नहीं पसंद। अब ना सिर्फ वो हॉस्पिटल स्टाफ के बीच में भी चहेती थी, बल्कि वो बच्चों के जो पेरेंट्स साथ में आते थे उनकी भी कई बार चहेती बन जाया करती थी। वो उनके आगे मीठी मीठी बातें करती और सभी बच्चों के पेरेंट्स को लगता कि यार कितनी बढ़िया नर्स है, ये तो बहुत अच्छे से अपना ये काम करती है और ख्याल रखेगी हमारे बच्चों का। लेकिन सब कुछ सिर्फ दिखावा था, हालात बहुत जल्द पलटने वाले थे। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन सब की मौतों को जो आगे होने वाली थी इनको रोका जा सकता था अगर हॉस्पिटल थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता तो। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया था कि अब एकदम से जिनीन के जो बिहेवियर में चेंज आने लगा है। वो रोज सुबह सुबह यहाँ नशे करके आती है। एक्चुअल में जो जिनीन की ड्यूटी थी हॉस्पिटल में वो 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक थी, और इस शिफ्ट को बाद में जिनीन्स डेथ शिफ्ट के नाम से जाना गया। अगर हॉस्पिटल उस टाइम पर ध्यान दे लेता तो ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नशे पते करके यहाँ आ रही थी। और एक या 2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका था कि वो पेशेंट के बेड के ऊपर खुद ही गिर जाया करती थी। यानी कि बच्चे हैं, छोटे छोटे पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर खुद ही गिर जाया करती थी नशों में। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ने उसे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला। मई 1981 का समय आ गया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हॉस्पिटल वालों ने एकदम से चेंज नोटिस किया, और वो चेंज था कि जिनीन की केयर में रहते हुए बहुत सारे बच्चों की मौत एकदम से हो रही है। अब हमें पता है कि वो आईसीयू में काम कर रही थी, और आईसीयू होता है जिसके अंदर पहले से ही क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है। तो अब यहाँ पर वो पहले ही बीमार थे बच्चे, तभी तो उनको आईसीयू में रखा गया था, और अगर वो मर गए तो इसमें क्या गलती कोई किसी की बता सकता है। और इसी बात का फायदा जिनीन उठा रही थी कि यहाँ अगर बच्चे मरते हैं तो कोई उसके ऊपर शक ही नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार हैं। खैर, कुछ ही महीनों तक आते आते इतना गंदा रिकॉर्ड इस हॉस्पिटल का बन चुका था कि इसके पीछे जो इसी हॉस्पिटल का कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के अंदर बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चों की जो कब्रें थी वो अभी तक बन चुकी थी। अब हॉस्पिटल वालों ने तो नोटिस कर लिया था, लेकिन उन बेचारे पेरेंट्स का क्या जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए थे। वो तो कुछ ही टाइम के लिए हॉस्पिटल में आए हैं, और उनकी आंखों के आगे उनका बच्चा मर जाए वो तो क्या ही किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे। वो तो दुख की घड़ी में वैसे ही खुद को तोड़ चुके होंगे। खैर, वो चाह कर भी जिनीन के ऊपर शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिनीन का जो बिहेवियर था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इतना अच्छा रहता था उनके पेरेंट्स के आगे कि कोई उसके ऊपर शक करने के लायक ही नहीं था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हॉस्पिटल वालों ने भी जिनीन की शिफ्ट को डेथ शिफ्ट घोषित कर दिया था। जो सबसे अंतिम बच्चा इस हॉस्पिटल में जिनीन की केयर में रहते हुए मरा, उसका नाम रोनाल्डो था। और यहाँ हॉस्पिटल वालों ने भी माना कि जिनीन की केयर में रहते हुए जिनीन ने ही इसे हेयरपिन नाम का इंजेक्शन दिया है। ये इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और जिनके खून के थक्के बन रहे हों उनके अंदर, उसी के लिए दिया जाता है ताकि उनका खून पतला हो जाए। ये खास तौर पर बड़े बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तो अभी अभी पैदा हुए हैं 1-2 साल पहले ही, उनको ये इंजेक्शन कोई कैसे लगा सकता था। और अगर ये उन्हें लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने बताया कि उनके शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिमाग में उनके खून बहने लगेगा, पेट के अंदर खून बहने लगेगा।
और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था उस छोटे से बच्चे रोनाल्डो के साथ भी, जैसे ही जिनीन ने हेपरिन का इंजेक्शन रोनाल्डो को लगाया। लेकिन यहाँ अब हॉस्पिटल जो था वो इन सभी केसेस पर, इन सभी बातों पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि किसी भी तरह मैटर ठंडा हो जाए। लेकिन इसी हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर ने अभी अभी यहाँ एडमिशन लिया था जिनका नाम कूपरलैंड था, और उन्होंने ये नोटिस किया कि इस बच्चे को हो ना हो जरूर हेपरिन दिया गया है। और खुशकिस्मती से उस डॉक्टर की वजह से ही रोनाल्डो की जाती हुई सांसें बच गई थी। उन्होंने तुरंत देख लिया था कि इसे हेपरिन दिया गया है, तो उन्होंने तुरंत उसके एंटीडोट वगैरह जो भी उस टाइम पर देते हैं, मुझे नहीं पता डॉक्टरी में क्या क्या होता है उसके अलावा, उसकी जो तोड़ था उसका वो दिया और उसके असर को ख़त्म किया। और फाइनली 6 या 7 दिन बाद रोनाल्डो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। लेकिन यहाँ अब हॉस्पिटल वाले और ज़्यादा परेशान थे कि आखिर उनके हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, जिस वजह से उन्होंने इस हॉस्पिटल में काम करने वाली सभी की सभी वैकेशनल नर्सिस को, यानी कि जो पार्ट टाइम नर्सिस इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन सबको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो जिनीन के ऊपर पक्का हाथ नहीं रख सकते थे कि वही ये सब कुछ कर रही है। उनको सभी वैकेशनल नर्सिस पर शक था, इसीलिए सभी की छुट्टी कर दी। सिर्फ परमानेंट नर्सिस ही अब इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल वालों ने क्यों यहाँ पर जांच नहीं की कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। तो इसका जवाब है कि अगर हॉस्पिटल वाले यहाँ आवाज़ उठाते तो ऑब्वियसली जो उनके पीछे जो माँ बाप थे, बच्चों के माँ बाप थे जिनके बच्चे यहाँ मरे थे, वो हॉस्पिटल वालों से पहले कोर्ट में खड़े पाते कि अब हॉस्पिटल ही यहाँ आवाज़ उठा रहा है। हमें तो लग रहा था कि हमारा बच्चा नेचुरली मरा है, वो बीमार था, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल ही अब आवाज़ उठा रहा है कि किसने मारा है, तो बताइए हमें किसने मारा है। इस बात से वो ज़्यादा डर गए और इसलिए उन्होंने जस्टिस केस को बंद किया और अपने आगे चलते रहे। सोचकर देखिए एक सुपर पावर देश अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी कैसी है। अब क्योंकि जिनीन इस हॉस्पिटल से जा चुकी थी तो वहां पर होने वाली बच्चों की मौत एकदम से रुक गई। हॉस्पिटल बहुत खुश था, लेकिन बदकिस्मती से जिनीन अभी तक थकी नहीं थी और उसने फिर से अपना ये काम जारी करने का सोचा। और अब की बार उसने एक नए नवेले हॉस्पिटल में जॉब करना स्टार्ट किया। अभी कुछ ही दिन पहले वो खुला था और फाइनली दिसंबर 1982 में जिनीन ने उस नए पीडियाट्रिक क्लिनिक के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया। ये क्लिनिक सैन एंटोनियो के ही कार्नविले, एक और जो छोटा सा शहर है वहाँ पर, उसके अंदर बना हुआ था, जिस शहर में 22,000 के आसपास लोग उस समय रहा करते थे। और यहाँ इस नए हॉस्पिटल में जिनीन का काम था कि वो अपने सीनियर डॉक्टर कैथलीन के नीचे काम करे। बस जी हाँ, जो कैथलीन कहेगी वही अब जिनीन को करना था। ईजी, लेकिन हालात फिर से पलटे, क्योंकि इस हॉस्पिटल को खोलने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 8 बच्चों की यहाँ मौत हो चुकी थी, जबकि 9 ऐसे बच्चे थे जिन्हें बहुत ही सीरियसली इमरजेंसी हालातों में दूसरे हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। और ये सभी के सभी वो बच्चे थे जो इस हॉस्पिटल में, जो इस क्लिनिक में सिर्फ खांसी बुखार की शिकायत लेकर आए थे और आते ही वो इमरजेंसी में भर्ती हो गए या फिर इस दुनिया को ही छोड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता था 1 महीने के अंदर ही? और 1 महीने के अंदर ये हुआ है तो सोच कर देखिए उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन कितनी गिर गई होगी एकदम से ही। लेकिन इस हॉस्पिटल में जिनीन का एक और रूप हमें देखने को सामने आया। जी हाँ, वो जो चाहती थी वही बच्चा इस दुनिया में जिंदा रहता था और वही बच्चा इस दुनिया से चला भी जाता था। कैसे? उसे पता होता था कि जिस बच्चे की उसने जान लेने की अभी अभी दवाई जो है उसके अंदर डाली है, उसका तोड़ क्या है, और वो चाहती तो किसी भी बच्चे को जाकर बचा भी लेती और सभी के सामने हीरो बन जाती। डॉक्टर सब उससे देखकर ये हैरान थे कि इस नर्स को इतना ज़्यादा कैसे कुछ पता है, हमें नहीं पता चल पा रहा कि ऐसे हालातों में बच्चों के साथ क्या करना है। और ये जिनीन जो थी वो हीरो भी बनती जा रही थी। बहुत अच्छी इमेज उसकी जो थी वो पेरेंट्स के बीच बन चुकी थी, लेकिन कोई नहीं देख रहा था कि यहाँ 1 महीने में ही 8 बच्चों की जान भी उसने ली है। असल में जिनीन अब करती क्या थी वो मैं आपको एक पूरे बच्चे की कहानी के साथ बताता हूँ। और मैं कहानी यहाँ उठाऊंगा चेल्सी नाम की इस छोटी सी बच्ची की, जिसकी उम्र सिर्फ 15 महीने की थी और अपनी माँ के हाथों में ही इस बच्ची ने दम तोड़ दिया था। जी हाँ, उसकी माँ पैटी अपनी इस छोटी सी बच्ची चेल्सी को इस हॉस्पिटल में सिर्फ बुखार की शिकायत लेकर आई थी और बहुत नॉर्मल सा वो बुखार था। रात को बच्ची ने कंबल सही से नहीं ओढ़ा और सुबह उसे बुखार चढ़ गया था। अब यहाँ ये बुखार 1-2 गोलियों में ठीक हो सकता था, पर कैसे वो बच्ची अपनी ही माँ के हाथों में दम तोड़ गई। अब हमें पता है कि आईसीयू में रहते हुए कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है और बच्चों के आईसीयू का तब नियम भी था कि एक माँ या फिर एक बाप
अपने बच्चे के साथ आईसीयू रूम में रह सकता है। और यहाँ पैटी जो थी वो चेल्सी के साथ वहाँ बैठी ही हुई थी और उसका हाथ वगैरह मसले जा रही थी, उसे देखे जा रही थी कि काश मेरी बच्ची बस ठीक हो जाए। और तभी जिनीन सामने आती है, उसके हाथ में ट्रे थी, उसके अंदर कई सारे इंजेक्शंस वगैरह रखे हुए थे और उसने पैटी से कहा कि मैडम आप प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि मुझे अब इसको रूटीन जो शॉट्स है वो देने हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देनी हैं और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर ने बोली हुई हैं और वो मुझे अभी से देनी हैं। अब पैटी बेचारे, उसको क्या ही पता मेडिकल का, उसने तो कहा ठीक है आप जो भी कर रहे हो करो, आप अच्छा ही करोगे। पर यहाँ इन्हीं इंजेक्शंस के बीच जिनीन छोटी सी चेल्सी को सक्शनल कॉलिन नाम की एक दवाई उसके शरीर के अंदर डाल चुकी थी। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप बायोलॉजी के या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सक्शनल कॉलिन असल में होती क्या है। अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको भी बता देता हूं कि असल में सक्शनल कॉलिन करती क्या है। तो आसान भाषा में कहूं तो इस सक्शनल कॉलिन को एनेस्थीसिया की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होते हैं जब डॉक्टर्स एनेस्थीसिया को छोड़कर सक्शनल कॉलिन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे तेज़ मसल रिलैक्सर मानी जाती है। ये माना जाता है कि अगर इसकी बोतल की आधी से भी आधी डोज किसी बड़े आदमी के शरीर में भी डाल दी जाए तो वो इंसान तुरंत पैरालाइज हो जाएगा। और अगर इसको एनेस्थीसिया की जगह इस्तेमाल करना हो तो पहले तो इसका सॉल्वेंट किसी के साथ बनाया जाता है या फिर बहुत ही थोड़ी मात्रा में, बूंद से भी कम, शरीर के अंदर डाली जाती है और उस हिस्से को सुन्न किया जाता है। लेकिन यहाँ जिनीन ने सक्शनल कॉलिन की आधी बोतल इंजेक्शन में भरकर सिर्फ 15 महीने की चेल्सी के शरीर में डाल दी थी। और जैसे ही ये डाली उसके ही 3 मिनटों बाद, 3 या 4 मिनटों के बाद, जी हाँ पैटी ने बताया कि 4 मिनटों बाद जिनीन बहुत तेजी से चिल्लाने लगी, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ, इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि चेल्सी को अब सांसें आना बंद हो चुकी थी। और इस चीख चिल्लाहट में सबसे पहले जो डॉक्टर थे यहाँ आने वाले वो थे डॉक्टर फ्रैंक, और किस्मत से वो इस हॉस्पिटल के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही थे। उन्हें पता था कि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। और जब उन्होंने चेल्सी की हालत को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि इस बच्ची को एनेस्थीसिया तो नहीं दिया गया और ना ही कोई दवाई उसका ये हाल कर सकती, ज़रूर इसे सक्शनल कॉलिन ही दी गई होगी। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उनको जस्ट लग रहा था कि ऐसा दिया है। उन्होंने बोली नहीं वो बात कहीं भी, लेकिन उन्हें जस्ट ऐसा लग रहा था, क्योंकि छोटी सी बच्ची चेल्सी की हालत ही ऐसी थी कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। और ऐसा तभी होता है जब शरीर की सारी मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएं, और इंक्लूडिंग डायफ्राम नाम की मसल जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में काम करती है। और अगर वही मसल खत्म हो जाएगी, वही काम करना बंद कर देगी, तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, रेस्पिरेशन कैसे होगी। ये दवाई देने के 6-7 मिनटों बाद ही छोटी सी बच्ची चेल्सी को कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं उस बच्चे की मौत हो गई। और जिस टाइम ये कार्डियक अरेस्ट आया था चेल्सी को, उस टाइम वो बच्ची अपनी माँ पैटी के हाथों में थी। वो उसे देख रही थी और बोलने की कोशिश कर रही होगी कि माँ मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहती। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ज़िंदगी जिनीन ने पहले ही ले ली थी। लेकिन जैसे ही ये मौत हुई, हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया कि एक 15 महीने की बच्ची कैसे इस तरह से मर सकती है। और डॉक्टर फ्रैंक ने जाकर बोर्ड से, वहाँ जो हॉस्पिटल का जो बोर्ड था वहाँ जाकर मीटिंग करी और अपने जो अधिकारी थे उन्हें बताया कि ज़रूर इस बच्ची को सक्शनल कॉलिन दिया गया है और तभी उसकी ये हालत हुई है। अब ये बात जैसे ही बोर्ड अधिकारियों को पता लगी तो उन्होंने कहा कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए कि उस टाइम पर कौन सी जो नर्स थी वो ऑन द स्पॉट मौजूद थी। तुरंत जिनीन का नाम सामने आया और पूछा गया कि एक नर्स के पास ये इतनी भयंकर, खतरनाक और रेयर मेडिसिन कैसे उस तक पहुंची। जिसके बाद अधिकारियों ने, जो डॉक्टर कैथलिन थी इस हॉस्पिटल की जो सबसे सीनियर डॉक्टर थी, उसका ऑफिस भी चेक करने की सोची और उसके ऑफिस में ही वहाँ पूरे 12 बोतल्स मिली सक्शनल कॉलिन की। लेकिन उन 12 बोतल्स में से एक बोतल पूरी तरह से पंचर्ड थी, मतलब कि उसके अंदर छेद किया गया था, उसके अंदर से सिरिंज भरी गई थी और सिरिंज को भरने के बाद उसके अंदर पानी भर दिया गया था। मतलब कि पहले सारी दवाई जो थी इंजेक्शन से बाहर निकाली और खाली ना दिखे वो बोतल, इसलिए उसके अंदर पानी भर दिया गया और वापस अपनी जगह पर रख दी गई। ये काम वहाँ पर हो चुका था और सोचकर देखिए ये काम कौन कर सकता है, ऑब्वियसली जिनीन। तुरंत डॉक्टर कैथलिन ने जिनीन का नाम लिया कि वही ये सब कर सकती है क्योंकि उसी की मेरी दवाइयों तक पहुँच है। जिनीन को उठाया गया और जिनीन
तुरंत जो प्राइम सस्पेक्ट थी वो बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो हर दूसरे मिनट अपना बयान पलट रही थी। पुलिस को लग ही रहा था कि ये जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ चेल्सी तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा थी जिनीन के मिशन का। जिनीन अपना काम जो थी वो बहुत लंबे टाइम से यानी कि 5-6 सालों से करती आ रही थी, और इन 5-6 सालों में उसने खुद आगे चलकर बताया कि उसने 60 से ज़्यादा बच्चों की इसी तरह अलग अलग दवाइयों से जान ली है। जो दवाई उसे वहाँ सूटेबल लगती वो उससे उसकी जान ले लेती। आगे चलकर बताया था, लेकिन मैं आपको बीच की स्टोरी पहले बता देता हूँ। ये 60 से ज़्यादा बच्चों को तो उसने मारा था, जबकि ऐसे सैकड़ों और बच्चे थे जो लगभग मौत के मुंह में समा ही चुके थे, और बेचारे डॉक्टर्स ने उन्हें धक्के से मौत से बाहर निकाला। चेल्सी की मौत के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही जिनीन को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, और वहां की पुलिस को कहा गया कि तुरंत इसके पीछे की जो जांच है वो अच्छे लेवल पर करिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि तब की टेक्नोलॉजी इतनी हायर नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने, बायोलॉजी ने सक्शनली कॉलिन जैसी दवाई को तो बना लिया था, लेकिन बदकिस्मती से हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पर कि किसी पेशेंट को सक्शनल कॉलिन दी गई है या नहीं। पहले दिन जब चेल्सी की मौत हुई थी उससे अगले दिन ही उसका पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें सामने नहीं आया कि उसे सक्शनल कॉलिन दी गई है। सिर्फ उसे ये दिखाया गया कि बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आया है, और इसी बात का फायदा जिनीन यहाँ उठा रही थी। उसे पता था कि सक्शनल कॉलिन अगर हम किसी को दे देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कि इसे सक्शनल कॉलिन जैसी ड्रग दी गई है, क्योंकि वो किसी भी टेस्ट में सामने नहीं आती, और उसका असर सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 मिनट तक रहता है। 8 या 9 मिनट बाद वो पानी बन जाती है शरीर के अंदर जाते ही, और कोई बता ही नहीं सकता कि मरने वाले के अंदर ये ड्रग डाली गई थी। इसी बात को बहुत गहराई से जिनीन समझ चुकी थी, और उसने इसी को अब अपना जान लेने का हथियार बनाया था। पर अब ऑटोप्सी करने वाले, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स थे, वो कैसे पता लगाएं कि इसे ये ड्रग दी गई थी या नहीं। तो यहाँ चेल्सी की मौत को सिर्फ एक आम मौत माना गया, और वापस उसकी जो बॉडी थी उसे परिजनों को सौंप दिया गया, और उन्होंने उसे दफना दिया। लेकिन 2 हफ्तों बाद फिर से यहाँ एक डॉक्टर सामने आए, जिन्होंने बताया कि वो ये बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को, किसी मरने वाले इंसान को सक्शनल कॉलिन दी गई है नहीं, क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है। जी हाँ, ये बात वो नहीं ही पकड़ कर लाए थे कि उसकी स्मेल को देखकर वो बता देंगे कि इसे सक्शनल कॉलिन दी गई है या नहीं। और यकीन मानिए ये टिप उस टाइम पर बहुत फायदेमंद साबित हुई। तुरंत 2 हफ्तों बाद फिर से इजाज़त लेकर जो चेल्सी की बॉडी थी उसे फिर से बाहर निकाला गया खोदकर, और उस डॉक्टर के हाथों में सौंपा गया, और उस डॉक्टर ने तुरंत सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही ये कंफर्म कर दिया कि हो ना हो इस बच्ची को सक्शनल कॉलिन दी गई है। अगर नहीं दी गई होगी तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने इतना गारंटी ले ली थी यहाँ पर इस बात की। तो अब ये डॉक्टर बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली सभी डॉक्टर्स अब इनके सपोर्ट में आए, और जिनीन को इसके पीछे जिम्मेवार माना गया कि उसी ने जरूर ये इंजेक्शन जो थे उसको दिए थे। मई 1983 तक आते आते जिनीन के ऊपर आरोप लग चुके थे कि उसने चेल्सी का मर्डर किया है, जबकि दिसंबर 1983 तक पहुंचते बक्सर काउंटी हॉस्पिटल, यानी कि वो पहले वाला हॉस्पिटल जहां जिनीन काम करती थी, वो भी अब इस केस में कूद पड़ा, और उसने सबसे पहले यहाँ पर आकर जिनीन के खिलाफ ये बोला कि यही वो नर्स थी जिसने रोलैंडो के शरीर में भी हैपरिन नाम का इंजेक्शन लगाया था, जिससे वो मरते मरते बचा था। जनवरी 1984 तक पहुंचते ये केस ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया की सुर्खियों में आ चुका था, और पूरी दुनिया अब बच्चों के खिलाफ हुए ऐसे नरसंहार के खिलाफ आवाज उठा रही थी और इंसाफ मांग रही थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नर्स, जिसे आम लोग यानी कि जो हॉस्पिटल जाते हैं अपने सगे संबंधियों को लेकर, वो नर्सिस को भगवान समझते हैं कि यही तो है जो हमारे यारे प्यारों को बचाएगी, और वही ऐसा कर दे तो किसके ऊपर विश्वास करें। और यही लोगों के माइंड में चल भी रहा था। पैटी को यहाँ गवाही के तौर पर पेश किया गया था अपनी बेटी के लिए, और जैसे ही पैटी कोर्ट रूम में पहुंचकर अपनी गवाही देती है, तो ना सिर्फ कोर्ट रूम में बैठा हर व्यक्ति बल्कि वहाँ बैठे दोनों जज भी बहुत बुरी तरह से रोने लग जाते हैं, क्योंकि एक 15 महीने की बेटी अपनी ही माँ के हाथों में दम तोड़ चुकी थी, और उसका कातिल बिल्कुल सामने ही खड़ा था, और पता भी नहीं चला कैसे उसने उसका मर्डर कर दिया। बहुत लंबा टाइम नहीं लगा, पहले इसके 7 दिन रिमांड पर लिए गए, और इन 7 दिनों में ही जिनीन ने कबूला कि वो ना सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे बल्कि वो लगभग 60 से ज़्यादा बच्चों की जान इसी तरह से ले चुकी है, और सैकड़ों की संख्या में बच्चों को मौत के मुंह में धकेला है। वो चाहती थी कि वो मर जाए, बट वो मरे नहीं। कुछ एक को तो वो वापस खींच लाई मौत से, क्योंकि उसे पता होता था कि जो उसने किया है उसका तोड़ क्या है, लेकिन कुछ एक को उसने मरने के लिए छोड़ दिया।
सोच कर देखिए नर्स क्या कर रही थी। खैर, जब इसके ऊपर आरोप साबित हुए तो जज ने इसे पूरे 99 सालों की सज़ा सुनाई और उसके अलावा उसने जितने भी बच्चों को जो चोटें पहुंचाई थी, जो हार्म पहुंचाया था, उसके लिए 17 सालों की अलग से सज़ा सुनाई गई। आप कहेंगे कि इतने क्रूसम कांड करने के बाद इतनी कम सज़ा क्यों, इसे सीधा मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अमेरिका में सन 1993 से पहले किसी भी बच्चे का मर्डर एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी और इसी वजह से जिनीन को मौत की सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ उसे उम्र कैद की सज़ा ही मिली। 99 साल थी, ऑब्वियसली वो अंतिम सांस तक जेल में ही पड़ी रहेगी। अब यहाँ कानून ने बक्सर काउंटी हॉस्पिटल के ऊपर भी अपने हाथ जो थे वो साफ करने थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और अगर वो ध्यान दे लेते तो आगे ये कांड होते ही नहीं। तो उनसे पूछा गया कि क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया, तो वो चुप थे। और जब कानून ने कहा कि वो हॉस्पिटल की जांच करेंगे तो उन्होंने जिनीन से जुड़े हुए हर कागज को इकट्ठा कर कर आग लगा दी। जी हाँ, कोई रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा कि जिनीन कभी इस हॉस्पिटल में काम भी किया करती थी। सोच कर देखिए हॉस्पिटल वाले ही क्या कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था और फिर आया सन 2018 का समय, जब सैन एंटोनियो की जो सरकार थी, वहाँ की राज्य सरकार, उन्होंने कहा कि हमारे जो जेल हैं, हमारे जो राज्य की जेलें हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, उसके अंदर क्रिमिनल ज़्यादा भर चुके हैं और अब हमें पुराने क्रिमिनल्स को निकालना पड़ेगा। और इन पुराने क्रिमिनल्स को निकालने की लिस्ट में जिनीन का नाम भी शामिल था और उसे भी रिलीज़ कर दिया गया। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो भयंकर प्रदर्शन वहाँ हुए और कहा गया कि एक जीती जागती यमराज को इस तरह से कैसे कोई फ्री छोड़ सकता है, उसे वापस पकड़कर अंदर डालो। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे वापस बुला लिया गया था। तो ये कहानी थी एक ऐसी डॉक्टर की जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए डॉक्टरी से भी विश्वास उठ जाता है। आप सोच कर देखिए डॉक्टर हम कितना विश्वास करते हैं उनके ऊपर, और लगभग ऐसे ही डॉक्टर हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत शिद्दत से वो अपना काम करते आए हैं और बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं। लेकिन फिर आते हैं एक जिनीन जैसे लोग। मैंने आपको पहले भी एक डॉक्टर की कहानी सुनाई थी जो एक सीरियल किलर था जिसने 270 से ज़्यादा मर्डर किए थे गलत दवाइयाँ देकर अपने ही पेशेंट्स को। और अब ये है जिसने 60 से ज़्यादा छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिन्होंने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, उनकी ही जान ले ली। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज रात को इंस्टाग्राम पर मेरी स्टोरी पर लगाऊंगा। पिछली वाली वीडियो की स्टोरीज नहीं लगा पाया क्योंकि जो फोटोज़ थी वो सोर्स से कंफर्म नहीं हो पाई, सो आई एम सो सॉरी। लेकिन आज वाली कंफर्म हो चुकी है और 9 बजे एग्जैक्ट लग जाएगी। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ बात करनी हो मुझसे तो भी वहाँ कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रेशमा सैयद को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।